गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ। मैं आपके सामने नहीं आया हूँ बल्कि मैं एक वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आप लोगों को मालूम है, सोशल साइंस क्लासेस, और ये हमारे चैनल का नाम है। और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्लास 10 NCERT बुक हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मैंने अभी तक इसके 14 पार्ट्स अलग अलग वीडियोस में आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं। ये 15th पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ बच्चों। पेज नंबर 23 है आपकी टेक्स्ट बुक का। हमने इटली और जर्मनी बना दिया, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पेज नंबर 23, हेडिंग है विजुअलाइजिंग द नेशन। बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक नेशन, एक राष्ट्र को लोगों के सामने, आम लोगों के सामने किस तरीके से प्रस्तुत किया गया। कहने का मतलब ये है, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म बच्चों, नेशनलिज्म एक वर्ड होता है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एक भाववाचक संज्ञा होती है जिसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नेशनलिज्म नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, कोई वस्तु नहीं होती जिसको कि हम छुएं, पकड़ें और तब हमको पता चले कि हाँ भाई ये नेशनलिज्म है। नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होती है, ठीक है, एक भाव होता है, एक फीलिंग होती है। लेकिन बच्चों, कोई भी भाव, कोई भी फीलिंग एक व्यक्ति में आए, दूसरे व्यक्ति में आए, तीसरे व्यक्ति में आए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो फीलिंग या वो भाव सभी लोगों में आए, उस राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों में वो फीलिंग आए, वो महसूस करें नेशनलिज्म को अपने अंदर, अपने दिल में, अपने मन में। लेकिन जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, किसी भाववाचक संज्ञा को अगर हम कॉन्क्रीट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, कॉन्क्रीट फॉर्म यानी उसको किसी ठोस चीज़ में बदल देते हैं, ऐसी ठोस चीज़ जिसको कि हम छू सकें, देख सकें, उसको सामने देख करके उसको महसूस करें कि हाँ देखो यही तो है, इसी के बारे में तो मैं सोच रहा था, यही तो है। तो वो ऐसे लोगों के दिलों पर भी जोर डालता है जिनके अंदर फीलिंग्स बहुत कम होती है, महसूस करने की क्षमता बहुत कम होती है, जो ज़्यादा महसूस नहीं करते, जो ज़्यादा भावनाओं की कद्र नहीं करते। लेकिन वो भी जब बार बार उस चीज़ को देखते हैं सामने अपने, तो उनके दिल में भी आने लगता है कि नहीं यार, ये तो इसको तो हम देख सकते हैं। तो अगर हम इसको देख सकते हैं, हम इसको छू सकते हैं, तो हम इसको फील भी कर सकते हैं। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है, जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, नेशनलिज्म को वो बिना किसी कॉन्क्रीट आइडिया के भी वो महसूस कर सकता है, फील कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका शिक्षा से कोई लेना देना ना हो, जो शिक्षा के बारे में कुछ जानता ही ना हो, एजुकेशन के बारे में कुछ जानता ही ना हो, फीलिंग्स के बारे में कुछ जानता ही ना हो, नेशनलिज्म के बारे में कुछ जानता ही ना हो, नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद, एक राष्ट्र की परिकल्पना क्या होती है, राष्ट्र में रहने वाले लोग किस तरह से यूनाइटेड होते हैं, एक होते हैं, एक इकाई के रूप में काम करते हैं, उनकी सामूहिक पहचान होती है, उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, कलेक्टिव बिलोंगिंग होती है, कलेक्टिव हेरिटेज होता है, ये सब वो महसूस ही ना करे, तो उसके लिए कुछ नहीं है। नेशनलिज्म मतलब कुछ नहीं, वो कोई उसका मायने नहीं है। लेकिन
अगर हम उसी अनपढ़ गंवार आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके अंदर फीलिंग नहीं है, उसके सामने हम एक मूर्ति के रूप में, किसी पर्सन के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में उस राष्ट्रवाद को अगर सामने ला दें और कहें कि देखो यही हमारा राष्ट्र है, हमें इसी के लिए अपनी जान कुर्बान करनी है, इन्हीं के चरणों में हमें अपना जीवन बिताना है, तो उसके अंदर भी एक कल्पना, एक भाव जाग जाता है कि नहीं, ये हमारा देश है, ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारे राष्ट्र के देवता हैं या देवी हैं और हमें इनके लिए अपनी जान कुर्बान कर देनी है। मतलब चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो, जब आप बार बार किसी चीज़ को अपने सामने देखते हैं एक कॉन्क्रीट फॉर्म में, तो डेफिनेटली जो नेशन और नेशनलिज़म आपके हार्ट को स्ट्राइक करेगा, आप उसको फील करेंगे, और डेफिनेटली जब आप फील करेंगे उसको, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचेंगे, और अगर कुछ सोचेंगे तो आप उसके लिए कुछ करेंगे भी। लेकिन पहली शर्त ये होती है कि आप उसको फील करें। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि किस तरह उस समय यूरोप के जो विद्वान लोग थे, जो स्कॉलर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो लिटरेरी पर्सन थे, उन लोगों ने किस तरह से विजुअलाइज किया नेशन को, उसको प्रदर्शित किया, किस तरह से लोगों के बीच में नेशन स्टेट को या नेशनलिज्म को प्रस्तुत किया, ताकि हर व्यक्ति, सभी लोगों ने महसूस किया, है ना। इसको जब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो तुम लोगों को बच्चों और अच्छे से समझ में आएगा। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? किसी शासक, कोई शासक है, शासन करने वाला, कोई राजा, उसका पोर्ट्रेट हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, उसकी स्टैचू, उसकी मूर्ति भी हम बहुत आसानी से बना सकते हैं कि भाई देखो ये फलाने राजा हैं, ये उनका चित्र है, या ये फलाने राजा थे या हैं, हमारे राजा साहब हैं, ये देखिए उनकी मूर्ति है, चौराहे पे हमने लगा दी, चौराहे पे उनकी मूर्ति स्थापित कर दी कि देखो ये हमारे राजा साहब हैं, आते जाते हमको इनको सलाम करना है, और हम महसूस, भाई ये हमारे राजा हैं। हम उस मूर्ति को देखेंगे, जब देखेंगे तब हमें याद आएगा कि ये हमारे राजा हैं, इनके प्रति हमारी वफादारी है, इनके लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, क्योंकि वो एक व्यक्ति हैं, एक पर्सन है। चित्र के रूप में हम उनको देख सकते हैं, और देखने के बाद हमारे अंदर ज़रूर हम उनको महसूस करेंगे, फील करेंगे। लेकिन आगे उसने क्वेश्चन छोड़ दिया कि हाउ डज़ वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन। लेकिन एक राष्ट्र को क्या चेहरा दें, राष्ट्र, राष्ट्र शब्द को हम कौन सा चेहरा दें, कैसे महसूस करें लोग कि इंडिया, इंडिया नेशन, इंडिया इज़ अ नेशन, इंडिया, इंडिया को हम कैसे इंडिया तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसको हम एक नेशन, उसको कैसे हम उसको फील करें। ठीक है। आर्टिस्ट in the 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो कलाकार लोग थे, उन्होंने एक रास्ता सुझाया, एक रास्ते का पता किया, एक तरीका निकाला कि एक नेशन को पर्सोनिफाई किया जाए। पर्सोनिफाई बच्चों, पर्सोनिफाई यानी मानवीकरण करना। किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, कोई भाववाचक चीज़ है, भाववाचक संज्ञा, जिसको हम जिसको छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मित्रता, फ्रेंडशिप, मित्रता, फ्रेंड, मित्र को हम देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप अगर लग जाता है, फ्रेंडशिप, मित्रता, तो मित्रता कोई व्यक्ति तो होता नहीं है, वो तो एक भाव होता है, भाव, एक फीलिंग होती है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। तो उसी तरह नेशन एक राष्ट्र, उसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो
कलाकारों ने क्या किया, पर्सोनिफाई करने की कोशिश की उसको एक मानव के रूप में। जैसे तुम लोगों ने बच्चों हिंदी में, इंग्लिश में कविताएं पढ़ी होंगी। हिंदी में तुम लोग छोटे छोटे बच्चे रहे होगे तो मम्मी ने तुमको लोरी सुनाई होगी बच्चों, चंदा मामा दूर के पुए पकाएं गुड़ के, आप खाएं थाली में मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा यानी जो चंद्रमा, मून है, मून को उन्होंने मामा बना दिया। मतलब मामा 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 एक पुरुष होता है। सबसे पहले तो एक ह्यूमन बीइंग होता है, मेल होता है, पुरुष होता है। यानी एक ऐसी चीज़ को, एक निर्जीव वस्तु को, निर्जीव जिसमें चंद्रमा एक निर्जीव है, नॉन लिविंग है, लेकिन उसको पर्सोनिफाई कर दिया, यानी एक पर्सन बना दिया, एक व्यक्ति बना दिया, मामा लगा दिया, चंदा मामा। ठीक है, तो अब हमने महसूस करना शुरू कर दिया, अरे यार चंद्रमा मून, ये तो अपना मामा है। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम लोगों को किस तरह से जो पोएट हैं, जो कलाकार हैं, उन लोगों ने किस तरह से उनको मामा बना दिया। तो इसी को बोलते हैं पर्सोनिफाई करना, यानी मानवीकरण, यानी किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या किसी नॉन लिविंग को पर्सन के रूप में, एक व्यक्ति, एक ह्यूमन बीइंग, एक लिविंग बीइंग के रूप में कन्वर्ट कर देना, ताकि लोग उसको और ज़्यादा अच्छे से महसूस करें। तो इन कलाकारों ने नेशन को पर्सोनिफाई करने की कोशिश की। इन अदर वर्ड्स, दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन कलाकारों ने एक देश को एक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया, कि एक देश न होकर वो एक व्यक्ति है। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। और जो राष्ट्र थे, इन राष्ट्रों को एक महिला के रूप में चित्रित किया गया। महिला, पुरुष नहीं, एक महिला के रूप में चित्रित किया गया। द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। और जो महिला एक राष्ट्र को चित्रित करने के लिए, एक राष्ट्र को एक रूप देने के लिए जिस महिला को चूज़ किया गया, जिस महिला का चुनाव किया गया, वो महिला वास्तविक जीवन से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती थी। वास्तविक जीवन में रहने वाली कोई महिला नहीं थी वो एक काल्पनिक थी। एक कल्पना के आधार पे एक सुंदर सी महिला का रूप दिया गया एक राष्ट्र को। रादर इट शॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कॉन्क्रीट फॉर्म। और शायद ऐसा क्यों किया गया, ताकि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन, राष्ट्र की जो भाववाचक विचार था, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थी, उसको एक कॉन्क्रीट फॉर्म में बदल दिया गया, यानी एक ठोस रूप में दिखाया गया कि देखो राष्ट्र जो है ये एक महिला के रूप में है, और ये महिला हमारे लिए देवी है, देवता, जैसे देवता देवी होती है ना, भगवान ईश्वर देवी हैं जो पूजनीय है, जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए, देवी के रूप में। दैट इज द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। तो इस प्रकार जो ये फीमेल फिगर है, ये जो एक महिला के रूप में जो चित्रण किया गया, वो नेशन के लिए एलिगरी क्या होता है बच्चों? एलिगरी में क्या होता है, जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट फॉर्म दिया जाता है, किसी भाववाचक चीज़ को जो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कोई ऐसा शब्द जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, जब हम उसको पर्सोनिफाई कर देते हैं, यानी उसका मानवीकरण कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिगरी। ठीक है, तो ये जो फीमेल फिगर थी वो एलिगरी ऑफ नेशन के रूप में दर्शाई गई, लोगों के सामने प्रस्तुत की गई। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic. और लास्ट ईयर बच्चों क्लास 9th में आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि किस तरह से वहाँ के कलाकारों ने बहुत सारी जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थी, जैसे लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक, इसको महिला के रूप में, फीमेल फिगर के रूप में दिखाया। लिबर्टी की, है ना, लिबर्टी की देवी, जस्टिस की देवी, न्याय की देवी, है ना, न्याय, जस्टिस क्या होता है? न्याय को एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया, एक महिला के रूप में। These ideals were represented through specific objects,
और सिंबल। और ये जो आइडियल्स थे, चाहे वो लिबर्टी हो, जस्टिस हो, रिपब्लिक हो, ये जो आइडियल्स थे, ये जो आदर्श थे, इनको किसी खास चिन्ह के रूप में, खास सिंबल के तौर पे प्रस्तुत किया गया। ये आप लोग जब क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किस तरह से जो बेड़ियाँ थीं, है ना, ये अब आप लोगों का काम है कि आप वो पता लगाइए, अपने मेमोरी को रिकॉल करिए कि जस्टिस के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता था, लिबर्टी के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया गया था, ठीक है, और रिपब्लिक के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया गया था। ये आपका काम है, आप इसको रिकॉल करिए। देखो इसमें दिया भी हुआ है, देखो, एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप, यानी लिबर्टी को रेड कैप, लाल टोपी से शो किया गया था, और द ब्रोकन चेन है, या फिर ब्रोकन चेन यानी टूटी हुई चेन, टूटी हुई लोहे की चेन भी लिबर्टी को सिंबलाइज करती थी। वाइल जस्टिस जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, और जनरली क्या सामान्य तौर पे एक महिला जिसने अपने हाथ में तराजू, बैलेंस लिया हुआ है और उसके आँख पे पट्टी बंधी हुई है, तो वो जस्टिस की देवी के रूप में, कि भाई ये न्याय की देवी हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग सिंबल्स के लिए, अलग अलग आइडियल्स के लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज़ किया गया। सिमिलर फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन, और 19वीं शताब्दी में कलाकारों द्वारा अलग अलग महिलाओं को विभिन्न राष्ट्रों के रूप में चिन्हित किया गया। अलग अलग राष्ट्रों के लिए अलग अलग महिलाओं को चित्रित किया गया कि ये भाई जर्मेनिया हैं, यानी जर्मन नेशन की देवी है ना, इस तरह करके। देखो जैसे इन फ्रांस सी वॉज क्रिश्चियन मरियाने, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। फ्रांस में एक ईसाइयों के लिए, ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक बहुत पवित्र नाम है मरियाने। तो मारिया, मारिया फ्रेंच में उसको मरियाने, तो फ्रांस की जो देवी हैं राष्ट्र की, उनको मरियाने के रूप में चिन्हित किया गया। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कॉकेड, ठीक है। और उनकी जो मरियाने, जो पर्सोनिफाई किया गया मरियाने के रूप में, उसमें किस तरह से लिबर्टी और रिपब्लिक के लिए रेड कैप और ट्राई कलर यूज़ किया गया था, ट्राई कलर फ्लैग के रूप में यूज़ किया गया था, ठीक है। स्टैचूज ऑफ मरियाने वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. और इस मरियाने के स्टैचूज़ को, मरियाने की जो मूर्तियां हैं, उनको अक्सर शहरों के चौराहों पर लगाया गया, स्थापित किया गया, ताकि लोग हमेशा एक राष्ट्रीय एकता के चिन्ह के रूप में रिमाइंड करते रहें, याद करते रहें, और उन लोगों को इस बात के लिए मनाया जा सके कि उनकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, एक यूनिटी है, एक नेशनल यूनिटी है। तो इसके लिए हर चौराहे पे मरियाने की मूर्तियां लगाई गई। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि ये दर्शाने के लिए कि ये देखो, ये हमारे राष्ट्र की देवी हैं, हमारा जिंदा रहना चाहे हमारा मरना हमारी इसी राष्ट्र की देवी के लिए है, हम सब एक हैं, हमारा पूरा फ्रांस एक है, ठीक है। मरियाने इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प, यहाँ तक कि जो सिक्के होते हैं, पैसे रुपए के सिक्के जो होते हैं, उन सिक्कों पर
मरियाने के चित्र उकेरे गए। स्टैम्प, जो पोस्टल स्टैम्प्स होते हैं, डाक टिकट जिसको बोलते हैं, उन पर भी मरियाने की फिगर्स बनाई गई। सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। उसी तरह से जर्मेनिया नाम की एक महिला की कल्पना की गई, उसकी स्टैचू, उसकी फिगर, उसका पोर्ट्रे बनाया गया और उसको जर्मन नेशन के रूप में स्वीकार किया गया। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। और जर्मेनिया जो देवी थी जर्मन नेशन की, उनको कैसे चित्रित किया गया, कैसे प्रस्तुत किया गया? उनके ऊपर जो क्राउन था, यानी जो मुकुट था, वो ओक लीव्स, ओक जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों से बना हुआ, जिसको कि जर्मनी में एक हीरोइज्म के तौर पे माना जाता है। जर्मन ओक को वहाँ पर बहुत, वहाँ के जर्मनी के लोग काफ़ी श्रद्धा के भाव से देखते हैं और हीरोइज्म का प्रतीक माना जाता है, यानी जिसने कोई बहादुरी की हो, साहस और बहादुरी का प्रतीक होता है जर्मन ओक। तो उसकी पत्तियों से बना हुआ क्राउन, बना हुआ मुकुट जर्मेनिया देवी ने अपने सिर पे ले रखा है। ठीक है, ये तुम्हारा ये इसमें दिया हुआ है जर्मेनिया 1848 में जो फिलिप वेट ने बनाया, पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया। ठीक है, देखो इन्होंने ओक लीव्स का क्राउन ले रखा है, हाथ में तलवार ले रखी है। ठीक है, तो ये जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पेज नंबर, ये सिंबल्स बॉक्स 3 में ये बच्चों देख लेना आप लोग। इसमें सिंबल्स और उनका मीनिंग क्या है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। ब्रोकन चेन जो है वो, उसका सिग्निफिकेंस क्या, उसका इम्पोर्टेंस क्या, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल का क्या मतलब है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स का क्या मतलब है, ये बच्चों आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ये कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन। ओके, और आते हैं बच्चों आगे हम लोग। ये देखो, ये जर्मेनिया का एक और फिगर। ठीक है, अब आते हैं बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबर 26 पे एक हेडिंग है, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। बच्चों इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तब तक के लिए बाय।